लर्निंग मित्रम, आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के हिस्ट्री की एक्सरसाइज 1 के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यदि वीडियो को 3-4 बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से और समझ में भी आएगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला चैप्टर दिया गया ऑब्जेक्टिव का, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? पहला ऑप्शन है लुई 18वां, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन तीसरा और चौथा ऑप्शन है बिस्मार्क। तो जर्मन राइन संघ का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अवधारणा जो है वो कब आई थी। आप यूँ समझें कि यूरोप में जो है राष्ट्रवाद पहले बार कब आया था। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, दूसरा ऑप्शन है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, तीसरा ऑप्शन है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में तो आपको इसका आंसर पता होगा। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है आगमन हो चुका था। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली क्रांति आरंभ हुई थी। अगर आपने अगर थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा होगा या इस क्वेश्चन को जानने का प्रयास किया होगा तो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें जो लुई 16वां था वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर राजा हुआ करता था। वो अपनी जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वहाँ पे जनता ने क्या किया था, लुई 16वां के विरुद्ध में आंदोलन आरंभ किया था। सारी जनता ने एकत्रित होकर एक टाउन हॉल नाम के जगह पे जो है वहाँ पे जो फ्रांस में है वहाँ पे लुई 16वां को उसी के बुलेटिन नामक हथियार पे चढ़ा दिया था। और इस तरीके से जो है फ्रांस में जो है लोकतंत्र आ गया था और पहला जो राजतंत्र था वो समाप्त हो गया था। और वहीं से शुरुआत हुई थी यूरोप में राष्ट्रवाद की। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत जगहों पर अमेरिका में और भारत में से प्रेरणा लेकर जो है राष्ट्रवाद जो है आया था। तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति जो है सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि इसका जो प्रभाव है वो भारत में भी पड़ा था। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि यूरोप का जो मरीज है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रसा को, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया को, ऑप्शन सी तुर्की को, या ऑप्शन डी ब्रिटेन को। तो आपने यह अगर पढ़ा होगा तो यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है तुर्की की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए जो है यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की। चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। मैटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मैटरनिक का पतन जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए उन्हें आपको छांटना है। पहला मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, या मई 1848 में, या ऑप्शन नंबर डी जून 1848 ईस्वी में। तो मैटरनिक का जो पतन है वो हुआ था मई 1848 ईस्वी में। अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैटरनिक का संबंध कहाँ से था। तो मैटरनिक का भी संबंध यूरोप से ही था और वो इटली का रहने वाला था। तो मैटरनिक का पतन जो वो कब हुआ था? मई 1848 में। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मैटरनिक का संबंध किस देश से है, तो आप इटली जो है बता सकते हैं। चलेंगे आगे। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी? पहला है आर्लिया वंश, दूसरा है बुर्बो वंश, तीसरा है हैब्सबर्ग और चौथा है जारशाही। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, बुर्बो वंश। फ्रांस में बुर्बो वंश शासक की जो पुनर्स्थापना है वो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। चलेंगे छठे क्वेश्चन पे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ये आपको ये सारा जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय का जो है क्वेश्चन है। और ये इसमें कहा जा रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, इटली और जर्मनी अपना एकीकरण जब करना चाहता था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो जो है इसमें कौन सा देश जो है इनके विरुद्ध में था। तो पहला ऑप्शन है प्रसा, दूसरा है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रिया, या चौथा है इंग्लैंड। तो जो इनके विरोध में था वो कौन था? ऑस्ट्रिया जो है इनके विरोध में था। इटली और जर्मनी का एकीकरण जो है वो नहीं होने देना चाहता था। अगर आपने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें जो है जर्मनी और इटली की पराजय हो गई थी और उन्होंने इसका बदला द्वितीय विश्व युद्ध में लेने का प्रयास किया था। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में जो है हिटलर, ये दोनों ने मिलकर जो है
जर्मन को एकीकृत करने का प्रयास किया था। आपसे पूछ सकता है कि इटली का संबंध किससे है, तो आप मुसोलिनी बताएंगे, और जर्मनी का संबंध किससे है तो आप हिटलर बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपको ये काम देंगे कि इटली का संबंध किससे था, मुसोलिनी से, और जर्मनी का जो संबंध है वो हिटलर से था। तो ये बातें आप याद रखें, या आप अपने नोट बुक में भी इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, ए लाल सेना, बी चेका, या सी लाल कुर्ती, और या डी कार्बोनरी। तो मेजिनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी नामक संस्था से था। ये सारे के सारे जो है संस्थाओं के नाम है, और मेजिनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी संस्था से। जॉल्वेरीन क्या थी, जॉल्वेराइन क्या थी, व्यापारियों, ए व्यापारियों की एक संस्था, बी क्रांतिकारियों की, सी बुद्धिजीवियों की, या डी सामंतों की। तो जॉल्वेराइन जो एक संस्था थी वो व्यापारियों की एक संस्था थी। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, ए हंगरी, बी तुर्की, सी यूनान, या फिर डी पोलैंड। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा तुर्की। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि जो है वो तुर्की के साथ हुई थी। 10वां क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुल के पद पर किसने नियुक्त किया था। काउंट काबूर एक व्यक्ति थे, उनको विक्टर एमुनुल के पद पर जो है इनमें से किन्होंने मतलब नियुक्त किया था, पहला गृह मंत्री, दूसरा सेनापति, तीसरा फ्रांस का राजदूत, या चौथा प्रधानमंत्री। तो इसका जो ऑप्शन है विक्टर एमुनुल के पद पर जो है प्रधानमंत्री ने काउंट काबूर को नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर जो है काउंट काबूर को नियुक्त किया गया था। किसने नियुक्त किया था, किसके द्वारा, तो विक्टर एमुनुल के द्वारा नियुक्त किया गया था। गैरिबॉल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था, बी एक किसान था, सी एक सैनिक था, या फिर डी दार्शनिक था। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो गैरिबॉल्डी क्या था, एक नाविक था पेशे से। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका ऑप्शन तो आप खुद भी बता देंगे, ए दक्षिण अफ्रीका, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, या डी पश्चिमी एशिया। आप इसमें से ऑप्शन भी छांट सकते हैं कि अमेरिका का तो इटली और जर्मनी हो नहीं सकता है, और उत्तरी अमेरिका का भी नहीं, और एशिया में तो हम लोग आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश से हैं, तो उनका संबंध क्या है, बी यूरोप से है। इस तरीके से आप 3 ऑप्शन छाट कर चौथा ऑप्शन जो है वो आंसर भी लगा सकते हैं। अगर बाकी 3 ऑप्शन के बारे में आपको पता है तो आपको अगर याद भी नहीं हो तो आप चौथा ऑप्शन आसानी से ढूंढ सकते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह एक नीति है जो कि इसका अवलंबन किस व्यक्ति ने किया था, ए हिटलर, बी विलियम प्रथम, सी बिस्मार्क, या डी मेजिनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 14वां क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, ए तुर्की का, बी इंग्लैंड का, सी जर्मनी का, या फिर डी यूनान का। इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान। चलिए इसके पीछे एक स्टोरी है जिसे समझाना जो है काफ़ी ज़रूरी है। आपको ये आपके बुक में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि यूनान जो है वो काफ़ी छोटा देश था यूरोप के मामले में। तो यूनान में मतलब जिस तरीके से यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड वर्ल्ड वॉर ये सब हुआ, तो यूनान में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आई थी। लेकिन यूनान के लोगों ने जो है उस समस्या को दूर करने के लिए अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को पहचाना। सांस्कृतिक व्यवस्था जो उनकी पहले से कल्चरल व्यवस्था थी, तो वहाँ से उनको लड़ने में काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिली। यूनान के लोग एकत्रित हुए इस बात पर कि हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था हमें यह याद दिलाती है कि हम कैसे साथ साथ रह सकते थे। तो यूनान को देखकर जो है यूरोप के लोगों ने प्रेरणा लिया, और यूरोप वासियों के लिए जो है यूनान की सांस्कृतिक व्यवस्था जो है वो प्रेरणा स्रोत बनी, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा यूनान। 15वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ए 1871, बी 1870, सी 1866, या डी 1864। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अब 16 क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। पहला है प्रसा डेनमार्क युद्ध, दूसरा है सीडान का युद्ध, तीसरा है सेडोवा का युद्ध, और चौथा है क्रीमिया का युद्ध। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये सीडान का युद्ध हुआ।
आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो सीडान के युद्ध के बाद होता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, सेडोवा और सूडान, उसे नहीं लगाना। यहाँ ऑप्शन जो है वो सीडान ही लिखा रहेगा, तभी आप जो है जर्मनी के एकीकरण का ऑप्शन जो वो चूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग रहती है, तो वहाँ सीडान ही आप ऑप्शन चूज करें। आगे बढ़ते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ए कावुर ने, बी बिस्मार्क ने, सी मेजिनी ने या डी गेरिबॉल्डी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना जो है वो किसने की थी? मेजिनी ने की थी। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये दोनों क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे यंग यूरोप में कौन शामिल था? मेजिनी। यंग यूरोप का संबंध किससे था? मेजिनी से था। और यंग इटली का संबंध किससे था? ए गेरिबॉल्डी, बी मेजिनी, सी बिस्मार्क और डी कावुर ने। तो यहाँ पे मेजिनी ऑप्शन जो है वो छट जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की भी स्थापना जो है वो मेजिनी ने ही की थी। यंग इटली की और यंग यूरोप की दोनों की स्थापना जो है वो मेजिनी ने ही की थी। आगे बढ़ते हैं। सीडान का युद्ध कब हुआ था? अभी आपने देखा था सीडान के युद्ध के बारे में कि इसमें किसका संबंध था? तो जर्मनी का इससे संबंध था। आगे हम देखते हैं सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1867 में, 1868 में, 1870 में या फिर 1871 में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1870 ईस्वी में जो है सीडान का युद्ध हुआ था। और 1870 में जर्मनी का एकीकरण भी सीडान के युद्ध के साथ ही हुआ था। 20 क्वेश्चन नंबर है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? यहाँ प्रसा जो है किसे कहा जाता है? जर्मनी को। ये बात आप याद रखें कि प्रसा किस देश को कहा जाता है? तो जर्मनी को कहा जाता है। तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडान, बी सेडोवा, सी साइडाइन या फिर डी फ्रैंकफर्ट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेडान। सेडान का युद्ध जो है वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था 1870 ईस्वी में। आगे 21वां क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ए 1815, बी 1820, सी 1825 या डी 1830। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए 1815 ईस्वी में जो है वियना का सम्मेलन हुआ था। वियना किस देश की राजधानी थी? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रिया या डी रूस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी, ऑस्ट्रिया जो है वो किसकी राजधानी थी? वियना देश की। वियना देश की राजधानी कौन थी? ऑस्ट्रिया। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1854 में, बी 1855 में, सी 1856 या डी 1860 में। तो इसका ऑप्शन जो वो हो जाएगा ए, 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ये भी पूछ सकता है आपको कि किन दोनों देशों के बीच जो है क्रीमिया का युद्ध हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति या फिर डी फ्रांस की क्रांति। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से ही जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था। अभी हमने पहला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित जाना है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वो किस क्रांति से आया था? तो फ्रांस की क्रांति से। और यहाँ राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति से हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ये ऑप्शन आप याद रखें, आपको जो है पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 या 1789 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन संहिता जो नेपोलियन के द्वारा बनाई गई थी, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, वो किस वर्ष लागू की गई थी? ए 1789, बी 1791, सी 1801 या फिर डी 1804। तो इसका जो ऑप्शन है, नेपोलियन संहिता कब बनाई गई थी? 1804 ईस्वी में बनाई गई थी। इसमें 26वां क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी लुई 18वां, सी चार्ल्स एबर्ट या फिर डी मेटरनिक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बना था? तो मेटरनिक को बनाया गया था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना या बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, डी नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो इसका जो ऑप्शन है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना जो है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। मेटरनिक जो है वो क्या चाहता था कि राजतंत्र को लाया जाए, इसीलिए उसने पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना कहा जाता और मेटरनिक राजतंत्र को लाना चाहता था। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? ए 1800 ईस्वी में, बी 1862, सी 1864 या फिर डी 1866। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। इटली और जर्मनी की एकीकरण का विरोधी कौन था? अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। ए ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या डी रूस। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था।
जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? ए 1866, बी 1864, सी 1870 या फिर डी 1871। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ए मेजिनी ने, बी कावुर ने, सी गेरिबोल्डी ने या फिर डी बिस्मार्क ने। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, गेरिबोल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। आप याद रखें लाल कुर्ती का संबंध किससे था? तो गेरिबोल्डी से। उसके बाद है जॉल्वेराइन संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1830, बी 1832, सी 1834 या फिर डी 1836। तो जो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, 1834 ईस्वी में जॉल्वेराइन संघ की स्थापना की गई थी। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? ए 1864, बी 1865, सी 1866 या फिर डी 1870। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, 1865 ईस्वी में गॉस्टिन की संधि की गई थी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ए इटली को, बी फ्रांस को, सी इंग्लैंड को या फिर डी यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो यूनान को कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूरोप में जो मतलब राष्ट्रवाद की प्रेरणा थी वो तो हमने जाना फ्रांस की क्रांति से आई थी, और बहुत सारी ऐसी प्रेरणा शक्ति थी जो उन्हें यूनान से भी मिली थी आज़ादी पाने के लिए या किसी देश के विरुद्ध में लड़ने के लिए। इसीलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो यूनान को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा भी आई, आप इसे याद रखें, ये एग्जाम में आपको जो है पूछ सकते हैं, ये बहुत बार जो है क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एडियानुपूल की संधि किस वर्ष हुई थी? ए 1829, बी 1830, सी 1831 या डी 1832। तो एडियानुपूल की जो संधि हुई थी वो ए 1829 ईस्वी में हुई थी। सीडान का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा डेनमार्क, इटली रोम या फिर फ्रांस प्रसा। तो अभी हमने ये क्वेश्चन जो है ऊपर भी पढ़ा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फ्रांस और प्रसा यानी कि जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है सीडान का युद्ध हुआ था, और सीडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ए 1830, बी 1832, सी 1834 या फिर डी 1836। तो जो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए डेनमार्क की संधि, बी गेस्टिन की संधि, सी प्राग की संधि या डी फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी, फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। हंगरी की राजधानी क्या है? ए तुर्की है, बी बुडापेस्ट, सी प्रसा या डी सीडान। तो इसका जो ऑप्शन है वो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? ए प्रसा का, बी तुर्की का, सी फ्रांस का या डी सीडान का। तो गीजो जो है वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री को चांसलर भी कहा जाता है, ये बात आप याद रखें। सेडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ए ऑस्ट्रिया सीडान, बी ऑस्ट्रिया प्रसा, सी सीडान प्रसा या डी तुर्की मिस्र। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया और प्रसा। सेडोवा का युद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ए रूस, बी यूनान, सी फ्रांस या डी जर्मनी। तो ओटो जो है उसका संबंध यूनान से है। ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया था? यूनान को, यूनान का। चलिए, तो ये जो वीडियो है अब यहीं हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक योर नेक्स्ट एग्जाम।